दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के सामने एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस देश की तथाकथित राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी, इसकी कल्पना शायद राष्ट्र नहीं करता होगा। इस देश के कुछ राजनीतिक दलों ने किसानों को, तथाकथित किसानों को, इनको किसान कहना मीडिया बंद करे, ये किसान है ही नहीं, ये तथाकथित किसान। क्यों है तथाकथित किसान? 250-250, 300-300 टेंट, एक ही कलर, एक ही डिजाइन, एक ही साइज के, हर जगह एक ही तरीके के दिखाई दे रहे हैं। वहाँ 3 स्टार होटलों की सुविधाएं दी जा रही हैं, एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, और वहाँ पर मूलभूत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। विपक्षी सरकारों द्वारा, जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात की जाए, तो दिल्ली प्रदेश की सरकार, जिसके कि मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई, टॉयलेट की सुविधा आदि सब प्रदान किया इन लोगों ने। क्यों? कि आंदोलन चलता रहे। ये कोई किसान नहीं है। टिकैत का चेहरा सब जानते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के पीछे ये लोग लगे हुए हैं। कांग्रेस का अस्तित्व देश से समाप्त हो रहा है। कांग्रेस किसी तरीके से ये चाह रही है, डूबेंगे तो सनम तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस का डूबना तय है, इस देश से विदाई तय है। दोस्तों, मैं बता दूं, सारी राजनीतिक पार्टियां इसी कार्य में लगी हुई हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि यह लगभग ऐसी स्थिति है कि घर के अगर 4 बेटे हों और चारों माता पिता का विद्रोह कर जाएं, घर के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का, जिसके द्वारा परिवार का संचालन हो रहा है, उसका सारे लोग विरोध करने लगें और मांग ये करने लगें, बहुओं की तरफ से मांग आ जाए कि हमें जी 10-10 लाख के जेवर बनवा दीजिए, बेटों की तरफ से मांग आ जाए कि हमको सबको मर्सिडीज कार खरीद दीजिए, घर बिके तो बिके, खेत बिके तो बिके, प्रॉपर्टी बिकती हो बिक जाए। आपदा कोष अगर परिवार में रखा है कि हारी बीमारी में काम आएगा, किसी परिस्थिति में काम आएगा, तो वो भी खर्च होता हो तो हो जाए, लेकिन हमें तो अपनी सुविधा से मतलब है, घर बाढ़ में जाए। इसी तरीके की स्थिति इन कुत्सित विचार वाले, कुत्सित, अनेक बार, हजारों बार कुत्सित, घृणित भावना वाले, देशद्रोही इन राजनीतिक दलों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि संभल जाओ, वरना एक दिन तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इन लोगों ने 70 वर्ष इस देश को लूटा है दोस्तों, 70 वर्ष लूटा है। राफेल का सौदा ये किस तरीके से करते रहे 15, 16, 18 वर्ष तक, उसमें दलाली की कुछ रकम भी खा गए, 10-20 करोड़ रुपए, और जब तक पूरी रकम नहीं मिली तब तक इन्होंने केस फाइनल नहीं किया, अंत में पेंडिंग ही रह गया। यह विश्व विदित है, तथ्य है इसके मौजूद। भ्रमित करने की लोगों को कोशिश की कि राफेल में घपला हुआ है, हर तरीके की जांच हो गई, सब कुछ क्लीन चिट मिल गया। आज जिनके बाप दादों ने साउथ इंडिया में जाकर के मंच पर से ये कहा कि किसान अगर जानते हैं कि चावल महंगा बिकता है और धान सस्ता बिकता है, तो किसान चावल की खेती क्यों नहीं करते हैं? इनको ये पता ही नहीं चावल क्या होता है और कहां से आता है। इन्होंने खेत देखे ही नहीं। बड़ी षड्यंत्र के द्वारा एक विदेशी महिला को इस देश की राजनीति में लाया गया है दोस्तों। भारी षड्यंत्र हुए हैं।
ये कौन थी, इसका चरित्र क्या था, जानने वाले लोग जानते हैं। मैं खुले मंच में किसी के खिलाफ इस तरीके की बात नहीं कहना चाहता हूं। वाड्रा को किस तरीके से लाया गया, रातों रात कौड़ियों में जमीन खरीदवाई गई और अगले ही दिन हरियाणा सरकार उस पर बड़ी बड़ी योजनाएं ले आती है। ये सुनियोजित षड्यंत्र है इनका। एक चीज और जान लीजिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं वन मैन गाइडेड हैं। इनका स्वामी एक आदमी है, चाहे तो किसी को रखे और चाहे तो किसी को निकाले। ये इनका चिंतन भी राष्ट्रीय नहीं, आप सभी जानते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां फड़फड़ा रही हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर एक कांग्रेस थोड़ी बहुत हिचकियां ले रही है और ये लास्ट और आखिरी सांस इसकी चल रही है, जो अब की बार अगर चुनाव आता है तो ये भी साफ हो जाएंगे और छोटे छोटे दलों के सामने घुटने टेकने को ये मजबूर हैं। आज इन्होंने प्रियंका को लॉन्च किया, इनका बेटा तो फेल हो गया, बबुआ है, फेल हो गया। अब इन्होंने बेटी को ट्रायल करना शुरू किया है। कहते थे इसका चेहरा इंदिरा गांधी से मिलता है, लोग इससे देखने आएंगे। अरे देखने ही आएंगे, वोट देने नहीं जाएंगे। सुन लो, पैसे के बल पे राजनीति नहीं होती है। राजनीति के लिए कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। और नेहरू के समय से लेकर के इंदिरा गांधी रही हों, इस देश में नारे लगे हैं, गली गली में झंडी है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में आप सब लोग जो उस उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे। फिर राजीव गांधी, ये लोग विदेशों में अय्याशी करने जाया करते थे, पायलट बने थे, सब लोग जानते हैं। किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, इन सब के मर्डर कराए गए कि एक विदेशी महिला का वर्चस्व इस देश की राजनीति में स्थापित हो जाए। सुनियोजित तरीके से सोनिया का विवाह कराया गया था और यह एंटी नेशनल पार्टी देश के अंदर विध्वंस पैदा कराने का कार्य कर रही है। ये लोग इस पूरी फिल्म के खलनायक हैं। अगर राजनीति को एक फिल्म मान लिया जाए, एक सिनेमा मान लिया जाए, तो इस पूरे कहानी के ये खलनायक है, शुरू से ही रहे। इतना लूटा है इन्होंने देश को कि इनका धन का अंत होने वाला नहीं है। नेशनल हेराल्ड को रातों रात कैसे इन लोगों ने कब्जा लिया, क्यों? कि वह मुखर तरीके से खबरें छापता था, सच को सच कहता था। मेरे को तो राजनीति का ज्ञान नहीं, इन विषयों का ज्ञान नहीं। अगर मैं राजनेता होता और इनके इस तरीके के कागजों के नजदीक होता तो सहस्त्र नहीं, शत सहस्त्र, लाखों इनके खिलाफ अभियोग हैं। किस तरीके से इन लोगों ने देश के एमपीओ को खरीद करके सरकार बचाने के काम शुरू किए, किस तरीके से मनमोहन सिंह के पास जो कोल डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, उसमें कितने घोटाले हुए, किस तरीके से घोटाले हुए, यह विश्व विदित है। सिर्फ भारत को ही नहीं पता है, लेकिन हमारे देश की जनता बेचारी, उसको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। इन कुत्सित विचारों वालों के तह में कौन जाता है? ये भ्रम फैला करके, बरसाती मेढक भ्रम फैला करके, देश से इनको कोई मतलब नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं। अरे कितने तुमने आज तक किसानों के काम किए भैया? तुम 70 साल रहे हो, क्या सोचा है तुमने? 3 कृषि कानून आए, किसानों के हित में थे, हर प्रकार से ठीक थे, लेकिन चलो ठीक है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम इनको वापस ले रहे हैं और
अभी इसी नवंबर के महीने में जब संसद का सत्र चालू होगा तो हम इसको रिपील करा देंगे और कानून बना करके इसको विधिवत तरीके से, संसदीय तरीके से इसको हटवा देंगे। अब एमएसपी लाया जाए जी, ये लाया जाए, इनकी आज 50 मांगों की लिस्ट है। और मेरा माननीय मोदी जी से निवेदन है कि इनकी एक बात मानने की जरूरत नहीं है, किसान नहीं है, इनको डंडों से डील करने की जरूरत है। ये गुंडे हैं और इन राजनीतिक दलों को भी तरीके से डील करने की जरूरत है। अगर मैं होता तो इनको डील कर देता, इनको समझ में आ जाता। ये गुंडे, तुमने जाकर के 26 जनवरी को जो उपद्रव मचाया, नालायकों, तुम किसान हो? अरे मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी बोल रहा हूं। अगर तुम नालायकों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मुझसे मिलो। इस देश को तुम लोगों ने बदनाम करके रख दिया। तुम इन गंदे राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन गए हो। तुम्हें भारत का नागरिक कहते हुए हमें शर्म महसूस हो रही है। तुम पतित लोगों, अपने गिराबान में झांको, जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारा चरित्र क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मैंने एक ही बात कही है कि परिवार के सारे लोग अगर परिवार के मुखिया का विरोध करने पर मुखर हो जाएं, विरोध करने लग जाएं, तो उस परिवार का नष्ट होना सुनिश्चित है। और अगर भारत को नष्ट करना तुम नालायकों का उद्देश्य है तो मैं एक राष्ट्र प्रेमी, तुम कुत्ते, तुम नालायकों को मैं चुनौती देता हूं। मेरा बाल बांका करके दिखाओ। अरे पतितों, ओछी राजनीति के पीछे तुम राष्ट्र का हित भूल गए। ओछी राजनीति के पीछे तुमने राष्ट्रीय चिंतन छोड़ दिया। देश बिक जाए, तुम्हारे लिए करें। आज तक 70 वर्ष में तुमने, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के किसी भी पदाधिकारी और अध्यक्ष तक से, आज ये लड़की आई है 2 दिन की, म्याऊं म्याऊं करके बोल रही है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे तेरी सुरीली आवाज, इसमें कोई दम नहीं है। तेरे बाप दादों का चरित्र लोगों ने देखा है, तेरे बाप दादों का, तेरी मां का चरित्र लोगों ने देखा है। ये देश सब जानता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, भला बुरा पहचानती है। जानो, तुम्हारे इस तरीके से राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र अब नहीं चलने वाले। देश की जनता समझ चुकी है। मैं भी एक आम नागरिक हूं, आवाज देता हूं। मैं भी एक आम नागरिक हूं, आवाज देता हूं। सब लोग जानते हैं। और एक भी किसान तुमको समर्थन में वोट देने वाला नहीं है, जान लो। तुम्हारी राजनीति, तुमने किस तरीके से भिंडरेवाला को जन्म दिया था, किस तरीके से तुम लोगों ने पंजाब में आतंकवादियों को बढ़ा दिया था, तुम लोगों के शासनकाल में किस तरीके से खालिस्तान की मांग पंजाब में उठी थी, क्या दशा थी कश्मीर और जम्मू की। मिलिट्री के लोग अपना बचाव करने तक का अधिकार तुम लोगों ने नहीं दिया था। क्या वे सिर्फ बलिदान होने के लिए आते हैं? मारे जाते थे, उनका जिक्र तक नहीं होता था मीडिया पर, राष्ट्र के सामने उनका नाम तक नहीं लिया जाता था। आज अगर धारा 370 हटी है और कश्मीर में अमन चैन लौटा है, अभी और लौटने वाला है, और लौटेगा। सिर्फ आतंकियों को नहीं, अब तो मनोज सिन्हा ने, वहां के माननीय गवर्नर महोदय ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि उग्रवादियों को समर्थन और सपोर्ट करने वाले लोगों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आवश्यकता पड़ी, ज्यादा उन्होंने विरोध किया तो शूट आउट भी होगा।
ऐसे नहीं संभलते हैं लोग। और कांग्रेस ये जान ले कि जिनके खुद के महल शीशे के होते हैं वो दूसरों की इमारतों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तुम नष्ट हो रहे हो कांग्रेसियों, जानो। कांग्रेसी भाई मेरे मित्र हैं, कांग्रेसियों को नहीं कह रहा हूं, इस कांग्रेस दल को कह रहा हूं। ये दलदल में पड़ चुका है और इसमें धंस जाना निश्चित है। और ओछी राजनीति किसान को खड़ा करके मुसलमानों को देश को बांटने का प्रयास कुत्सित कर रहे हो। अरे तुम ही लोग हो जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जिन्ना को संतुष्ट करने के लिए बनाया था। कौन था जिन्ना सब जानते हैं। मोतीलाल नेहरू के किन किन लोगों से क्या क्या संबंध थे सब जानते हैं। पाकिस्तान अवश्य बनेगा। मोहनदास करमचंद गांधी को तुम लोगों ने गुमराह किया, अनशन पर बैठा कि पाकिस्तान बनेगा। गांधी जी अनशन पर बैठ गए, पाकिस्तान बट गया। हिस्से से ज्यादा, आबादी से ज्यादा उनको क्षेत्रफल मिला, आबादी से ज्यादा उनको राजस्व दे दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। और उसके बावजूद भी वहां से लाशें कट कट के ट्रेनों में भर करके आने लगी। मेरे माननीय मित्र, जो मेरे बुजुर्ग, मेरे आज जीवित हैं, उन्होंने वो दृश्य देखे हैं। मैंने तो सिर्फ सुना है और पढ़ा है। आप लोग भी अगर पढ़ते हो तो ये दृष्टांत आज भी मौजूद हैं, उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं, किस तरीके से इस देश का विभाजन हुआ। शायद अगर गांधी को मार न दिया गया होता, नाथूराम देशद्रोही नहीं आदमी था। नाथूराम एक राष्ट्रभक्त थे और जाने कितने टुकड़े इस देश के होते। नेहरू के समय में हैदराबाद निजाम भारत के कलेजे में कील था। सरदार पटेल ने जैसे तैसे जबरदस्ती उसको इस देश में मिलाया। हरि सिंह के दस्तखत करने के बावजूद भी नेहरू ने अपनी सेनाएं नहीं भेजी भारत की कि कश्मीर को कब्जा कर लें और पाकिस्तान कब्जा कर ले गया। जो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है, पीओके कहलाता है। दोस्तों, सरदार पटेल ने मात्र 24 घंटे का समय मांगा था कि नेहरू जी मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, ज्यादा नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे जब राजा हरि सिंह ने, जो पूरे राज्य के मालिक थे, उस पूरे क्षेत्र के राजा थे, उन्होंने लिखित दे दिया कि मैं भारत में अपना राज्य विलय करता हूं, तो फिर तुमने क्यों इस तरीके से किया भैया? मूलभूत तुम्हारी जड़ों में खोट है, तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारे चरित्र में खोट है, तुम्हारे आचरण में खोट है और तुम्हारी राजनीति में तो खोट ही खोट है। और मीडिया से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे मीडिया के किसी भाई पर अगर मेरी आवाज पहुंच जाए, किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी अखबार, तो इनको किसान कहना छोड़कर इन आंदोलनकारियों को तथाकथित किसान से आप संबोधित करें। तथाकथित किसान, दे आर नॉट फार्मर्स, they are so called farmers, they are created and misguided farmers, they are not actual farmers। भारत के किसान की आज क्या स्थिति है, क्या है? आज खाद से लेकर के जमीन के उर्वरकता की जांच वगैरह सारी चीजें प्रॉपर तरीके से की जा रही हैं। यूरिया को न्यूम कोटेड किया। यूरिया पहले दूध के और अन्य व्यापार में यूज की जाती थी, सरकार ने उसको किया। मिट्टी के तेल का दुरुपयोग होता था, सरकार ने उसमें नीला तोता मिला के या जो भी मिला के उसका रंग नीला कर दिया, ताकि इसका मिसयूज ना हो और पहचान हो सके कि यह सरकारी तेल है। इस प्रकार से किसानों के हित के लिए अनेक कार्य किए गए।
मैं नहीं जानता, लेकिन समय समय पर मैं टेलीविज़न पर सुनता रहता हूँ, अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। बेचारे किसान तो उन बातों को न पढ़ पाते हैं, न उन चीज़ों को सुन पाते हैं। उनके पास टेलीविज़न देखने का और अखबार पढ़ने का समय कहाँ है। भारत का जो किसान है वो बिल्कुल विशुद्ध है, उसका चरित्र उत्तम है, वही जय जवान और जय किसान कहलाने के लायक है। और ऐसे सम्मानों का, ऐसे सम्मानित किसानों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, उनको नमन करता हूं। ये भारत माता के सपूत हैं, धरती मां से दिन रात का इनका नाता है। ये देशद्रोही नहीं हो सकते। ये भारत के मूलभूत किसान हैं। और आज भी जो किसान वास्तव में किसान है, राजनीति से परे हैं, वो किसान ही हैं और वो सम्माननीय ही हैं। उनका सदैव सम्मान होता रहेगा, आज ही नहीं कभी भी। लेकिन जो मुखौटा ओढ़े हैं, ये तथाकथित किसान, सो कॉल्ड फार्मर्स, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि देश तुम्हारे चरित्र को जान चुका है। तुम किसी हाथ की कठपुतली बनकर के खेल रहे हो। तुमको और तुम्हारी नियत को मैं धिक्कारता हूं। तुम किसी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं हो और किसी प्रकार से तुम किसी गिनती में भी नहीं हो। अपनी औकात को जानो, अपनी हैसियत को जानो। तुम हो क्या? तुम कुछ भी नहीं हो। मैं डॉक्टर के तिवारी बोल रहा हूं, तुम कुछ नहीं हो सिवाय पाखंडी के, धोखेबाज के, चरित्रहीन के, उपद्रव फैलाने वाले के सिवा तुम्हारा कोई भी आचरण नहीं है। तुमने किसान का आचरण देखा है? पढ़ा है तुमने किसान का? यह है न पसीनों की धारा, यह गंगा की है धवलधार, हे ग्राम देवता नमस्कार। नहीं? कवियों की वो पंक्तियां पढ़ी है तुमने, जिन्होंने अपने कविता में अपनी वाणी से उनको नमन किया है? वो ग्राम देवता हैं, नगर देवता हैं, राष्ट्र देवता हैं। हमारे भारत के किसान सम्माननीय हैं, लेकिन तुम किसान नहीं हो। अपने चरित्र को जानो। तुम पाखंडी, धोखेबाज, इस देश को गुमराह करने वाले चरित्रहीन लोग, रोटी के 2 टुकड़ों पर बिकने वाले लोग हो। अपनी हैसियत को जानो, तुम हो कौन। दोस्तों, इन तथाकथित किसानों को मेरे माननीय मीडिया वाले लोग इनको तथाकथित किसान कहें। ये किसान नहीं है। इनको किसान का नाम देना, किसान के नाम को अपमानित करना है। इनको किसान का नाम देना, किसान को अपमानित करना है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कहीं मेरी आवाज़ पहुंचती हो किसी प्रकार से, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, तो इस बात को जान लीजिए कि इनको आज से तथाकथित किसान कहना शुरू कर दीजिए। ये भ्रमित लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज चीन देश की सुरक्षा पर चुनौती बना हुआ है। कब इस देश के 4 टुकड़े हो जाएं, 2 टुकड़े हो जाएं, 6 टुकड़े हो जाएं, इन नालायकों की इसकी क्या चिंता है? इन नालायकों की इसकी क्या चिंता है? देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ आया हुआ है, इनको इसकी क्या चिंता है? देश में कितने विकास कार्य हुए हैं, फ्रंट पर कितनी प्रकार की टनल्स और कितनी हजारों हजार किलोमीटर की जो सड़कें बनाई गई हैं, जो भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाती हैं। कितने हवाई जहाज, कितने नेवी के जहाज, कितने पानी के पनडुब्बियां, पानी के जहाज। इतने रण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत मोदी जी के नेतृत्व में कितना विकसित हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित हुई है। दुनिया की पहली वैक्सीन आपके देश भारत में बनी है। मिसाइलों की श्रेणी में आज आप अग्रणी हैं। क्या जवाब दे सकती है कांग्रेस? इन्होंने कुछ किया क्या? एक भी जहाज बनाया क्या आज तक? अरे खरीदने के अलावे, सौदागिरी करके जेब भरने के अलावे, चरित्रहीनों, तुमने किया क्या है? आज यहां देश रक्षा उपकरण बेचने वाला देश बन गया है। रक्षा उपकरण इस देश से लोग खरीद रहे हैं।
तुम भीख मांगा करते थे यूएनओ में चेचक की वैक्सीन के लिए, याद करो। यहां तो कोरोना की वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले मोदी जी ने बना दी। मोदी जी ने वैज्ञानिकों को सम्मान दिया। वैज्ञानिक हमारे देश के वो क्षमता रखते हैं, इस देश के प्रबुद्ध जन वो क्षमता रखते हैं, इस देश के अर्थशास्त्री वो क्षमता रखते हैं कि न जाने देश को कितना महान बना दें। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। इस देश का जवान, मैंने तो थोड़ा सा एक आर्मी अटैचमेंट कैंप 21 दिन का किया था एनसीसी में। मैंने देखा था कि देशभक्ति क्या होती है, इसका एहसास मुझे हुआ था। मैं डॉक्टर बन गया, शायद दुर्भाग्य ही रहा होगा, वरना अगर मैं एमएससी मिलिट्री साइंस ज्वाइन करता तो मैं सेना में सीधे 4th यूपी बटालियन एनसीसी से डायरेक्ट रिकमेंडेशन से जा रहा था और राष्ट्र में भारत माता की सेवा करने का मुझे गौरव मिलने वाला था, जिससे मैं चूक गया दोस्तों। परंतु आज भी ये पूरा दिल, पूरा शरीर, पूरी आत्मा, पूरा मन, पूरा चिंतन राष्ट्र प्रेमी है, भारत माता के चरणों में समर्पित है। और हम राष्ट्र प्रेम के अलावे हमारा कोई भी धर्म नहीं है। हमारा सिर्फ एक धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। और दोस्तों, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, राष्ट्र धर्म अपनाइए, राष्ट्र को महान बनाइए और इन भ्रमित लोगों के भ्रम में मत पड़िए। ये स्वयं भ्रमित हैं। दूसरों के हाथ की कठपुतलियों की कठपुतली मत बनिए। दूसरों के हाथ की कठपुतलियों के कठपुतली मत बनिए। इन विदेशी एजेंटों के बातों में मत विश्वास कीजिए। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। चुनाव में आपका जहां मन करे वहां वोट दीजिए, जिसमें हाँ एक चिंतन अवश्य रखिए कि राष्ट्रहित दोस्तों ना बोलने पाए। राष्ट्रहित नहीं भूलना चाहिए। जिसमें राष्ट्र का हित हो, मैं आपको नमन करके, आपको सम्मान करके, आप सभी भारतवासियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, मेरे साथ आप लोग अपने हृदय में जरूर ये जब सुने तो आवाज लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।